नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तारेंद्र। इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 के वैश्विक मंच पर पीएम मोदी ने आज भारत द्वारा ब्लू इकोनॉमी में किए जा रहे बड़े बड़े भारतीय रिफॉर्म्स को गिनाया। तो इस दिशा में बढ़ती संभावनाओं के लिए दुनिया भर के निवेशकों को भारत आमंत्रित भी किया। क्या है पूरी खबर, दिखाएंगे विस्तार से। होगी बात बिहार के चुनावी संग्राम की, जहां आज सभी दलों के तमाम दिग्गज स्टार प्रचारक जमकर जमीन पर उतरे और प्रचार किया। तो आरोप प्रत्यारोप का नया दौर भी देखने को मिला। चर्चा करेंगे क्यों एक बार फिर से कांग्रेस पर लग रहे हैं देश विरोधी एजेंडा चलाने का आरोप। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ खड़ी हुई नजर आना चाहती, इसलिए वो हर कदम तक आगे जा सकती है। तस्वीरें दिखाएंगे राष्ट्रपति की राफेल विमान में उड़ान भरने की भी। इसके अलावा भी होगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी ने मुंबई में मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव को किया संबोधित। सीईओ फोरम की भी की अध्यक्षता। 2.2 लाख करोड़ की पहलों का किया शुभारंभ। भारत की मैरीटाइम क्षमता पर दुनिया के बढ़ते विश्वास को किया रेखांकित। बिहार के चुनावी संग्राम में उतरे दिग्गज। एनडीए की ओर से नीतीश कुमार के अलावा अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ ने संभाला मोर्चा। महागठबंधन की ओर से तेजस्वी राहुल का प्रचार अभियान। असम में कांग्रेस के एक कार्यक्रम में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बजने पर बीजेपी ने बोला कांग्रेस पर हमला। कहा बांग्लादेशी घुसपैठियों और देश को बांटने वालों के साथ खड़ी है कांग्रेस पार्टी। हरियाणा के अंबाला स्थित वायुसेना स्टेशन से लड़ाकू विमान राफेल में उड़ान भर के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रचा इतिहास। कहा मेरे लिए एक अविस्मरणीय अवसर। हमास पर संघर्ष विराम के उल्लंघन के आरोप के बाद इजरायल की गाजा पर भीषण बमबारी। 30 कमांडर मार गिराने का दावा। गाजा में मारे गए 100 से ज्यादा लोग। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 में शामिल हुए। मुंबई में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ब्लू इकोनॉमी पर तेजी से काम कर रहा है और आज भारत दुनिया के साथ समुद्र के माध्यम से बहुत तेज गति के साथ जुड़ रहा है। पीएम मोदी ने 2 लाख करोड़ से अधिक की शिपिंग और शिप बिल्डिंग पहलों का उद्घाटन किया। तो 600 से ज्यादा 12 लाख करोड़ के एमओयू भी राष्ट्र को समर्पित किए। इस कार्यक्रम में 85 से अधिक देशों के 1 लाख से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। भारत के बंदरगाह सिर्फ विकासशील देशों ही नहीं बल्कि विकसित देशों के मुकाबले भी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के संबोधन की मुख्य बातों में शामिल ये बात समुद्री क्षेत्र में भारत के सशक्त पहचान की प्रतीक है। उन्होंने मुंबई में आयोजित इस साल के इंडिया मैरीटाइम सप्ताह में मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव को संबोधित किया। उन्होंने इस अवसर पर 2.2 लाख करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी पहलों का शुभारंभ किया। ये पहल भारत को एक वैश्विक समुद्री शक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। उन्होंने निवेशकों से कहा कि भारत के शिपिंग क्षेत्र में काम करने का यही सही अवसर है। आप भी जानते हैं भारत में पोर्ट्स और शिपिंग में 100% एफडीआई की अनुमति है। अभी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तेजी से बढ़ रही है। मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड इस विजन के तहत इंसेंटिव्स भी दिए जा रहे हैं। हम स्टेट्स को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वे इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करें। इसलिए आप सभी अलग अलग देशों के इन्वेस्टर्स के लिए भी भारत के शिपिंग सेक्टर में काम करने का, अपना विस्तार करने का यही समय है, सही समय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की दीर्घकालिक व्यावसायिक योजना SCI विजन 2047 का उद्घाटन किया।
जिसके अंतर्गत 216 जहाजों का अधिग्रहण किया जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने तेल और गैस सार्वजनिक उपक्रमों की पोत अधिग्रहण योजना 2035 का शुभारंभ किया। पर्यावरण के अनुकूल समुद्री संचालन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने घरेलू ग्रीन टग अधिग्रहण कार्यक्रम की भी शुरुआत की। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने 100 साल से ज्यादा पुराने औपनिवेशिक शिपिंग कानूनों को हटाने का काम किया है। इस साल भारत के मैरीटाइम सेक्टर में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के लिए भी बड़े कदम उठाए हैं। हमने 100 साल से ज्यादा पुराने कॉलोनियल शिपिंग लॉज को हटाकर 21st सेंचुरी के मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक लॉज लागू किए हैं। ये नए कानून स्टेट मैरीटाइम बोर्ड्स को एम्पावर करते हैं, सेफ्टी और सस्टेनेबिलिटी को बल देते हैं और साथ ही पोर्ट मैनेजमेंट में डिजिटलाइजेशन का भी विस्तार करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की 10 वर्षीय रणनीतिक बेड़ा अधिग्रहण योजना का भी शुभारंभ किया, जिसके तहत 11 नए ड्रेजर शामिल किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का 1/4 हिस्सा बीत चुका है और इस सदी के अगले 25 साल और भी अहम है। इसलिए सरकार का फोकस ब्लू इकोनॉमी और सस्टेनेबल कोस्टल डेवलपमेंट पर है। अगर हम पिछले 10-11 वर्षों को देखें तो भारत के मैरीटाइम सेक्टर में जो परिवर्तन आया है वो ऐतिहासिक है। मैरीटाइम इंडिया विजन के तहत 150 से अधिक नए इनिशिएटिव शुरू किए गए हैं। इनसे मेजर पोर्ट्स की कैपेसिटी लगभग 2 गुनी हुई है। टर्न अराउंड टाइम में भारी कमी आई है। क्रूज टूरिज्म को भी नई गति मिली है। आज इनलैंड वाटरवेज पर कार्गो मूवमेंट में 700% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जब वैश्विक समुद्री क्षेत्र में अशांति है तो दुनिया एक स्थिर प्रकाश स्तंभ की तलाश करती है। उन्होंने कहा कि भारत मजबूती और स्थिरता के साथ यह भूमिका निभाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक मैरीटाइम सीईओ फोरम की अध्यक्षता भी की। ग्लोबल मैरीटाइम सीईओ फोरम भारत मैरीटाइम सप्ताह का प्रमुख कार्यक्रम है, जिसमें वैश्विक मैरीटाइम कंपनियों के सीईओ, प्रमुख निवेशकों, नीति निर्माताओं, नवोन्वेषक और अंतर्राष्ट्रीय भागीदार शामिल हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ श्यामा मिश्रा और शिशिर शेलार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बात चुनावी राज्य बिहार के प्रचार के लिहाज से बिहार में आज जबरदस्त चुनाव प्रचार देखने को मिला। एनडीए की ओर से अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ सहित नीतीश कुमार जैसे दिग्गजों ने कमान संभाली तो महागठबंधन की ओर से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने रैलियां करके जनता से समर्थन मांगा। एनडीए ने महागठबंधन पर जंगल राज सहित देश विरोधी एजेंडा चलाने का आरोप लगाया तो बिहार के विकास की अपनी सरकार के आंकड़े भी एनडीए ने सामने रखे। उधर विपक्षी दलों ने रोजगार, पलायन जैसे मुद्दों का हल करने का वायदा किया और जनता से समर्थन मांगा। बिहार के मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में जुटे प्रशांत किशोर भी लगातार जनता के बीच में दिखाई पड़ रहे हैं। बिहार का सियासी रण, दिग्गजों ने झोंकी ताकत, तेज हुआ चुनाव प्रचार, आरोप प्रत्यारोप धुआंधार। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के पहले सभी दलों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रैलियां की तो महागठबंधन की ओर से तेजस्वी और राहुल गांधी ने प्रचार किया। रक्षा मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने हायाघाट विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने महागठबंधन के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा करार दिया तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के दरभंगा जिले के अलीनगर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए एनडीए प्रत्याशी मैथिली ठाकुर के समर्थन में मतदान की अपील की। गृह मंत्री अमित शाह ने पीएफआई के मुद्दे पर भी कांग्रेस और राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार ने पीएफआई की जमात को जेल में डालने का काम किया है। आरजेडी ने, राजद ने चुनावी घोषणा पत्र जारी किया।
और उसने कहा है कि हर व्यक्ति के एक घर में एक को हम सरकारी नौकरी देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह संभव है? मेरे बहनों भाइयों, जो समझदार लोग हों, कम से कम उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि लगभग यहां 2,80,00,000 घर हैं। क्या कोई ऐसा महापुरुष आ सकता है जो कि सभी घरों में 5 साल के अंदर सबको एक एक पक्की सरकारी नौकरी दे? कांग्रेस की सरकारों के समय में पीएफआई बना, कोई बैन नहीं लगाता था। मोदी जी ने एक ही रात में पीएफआई पर बैन लगाकर 100 से अधिक स्थानों पर रेड कर पीएफआई की पूरी जमात को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा। राजद नेता तेजस्वी यादव ने मुजफ्फरपुर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि यदि महागठबंधन की सरकार बनती है तो बिहार के युवाओं के लिए रोजगार पर भी तेजी से काम किया जाएगा। वहीं जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मधेपुरा में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अगर लोगों ने यहां बदलाव किया और जन सुराज की व्यवस्था बनी तो बिहार में रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव ने कहा कि अगर जनशक्ति जनता दल की सरकार बनेगी तो वो पलायन रोकेंगे और बिहार को बेरोजगारी मुक्त बनाएंगे। और हम सब लोग नए सोच के केवल हम लोगों को सरकार ही नहीं बनाना है, बल्कि बिहार बनाने का काम करना है, बिहार बनाने का काम करना है। एक मौका मिलेगा तो नौकरी मिलेगी पक्की। इस बार बिहार में जाति पर नहीं, हिंदू मुसलमान बनकर नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, 5-10 हजार रुपए के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट पड़ना चाहिए, बदलाव के लिए वोट पड़ना चाहिए। पलायन को रोकने के लिए हमारी जनशक्ति जनता दल की सरकार बनेगी तो पलायन रोकेंगे, बेरोजगारी मुक्त बनाएंगे बिहार। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक रैली के दौरान नीतीश कुमार और भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने पूछा कि पिछले 20 सालों में बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए क्या किया है। राहुल गांधी ने छठ पर्व को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी की तो भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने सारी सीमाएं लांघ दी है। 20 साल से नीतीश जी सरकार चला रहे हैं, अपने आप को अति पिछड़ा कहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बिहार में शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए पिछले 20 सालों में इन्होंने क्या किया है, मुझे आप बता दीजिए। राहुल गांधी जी ने आज अपनी चुनावी सभा में मर्यादा का उल्लंघन किया है। सभी हद को उन्होंने पार किया है। न केवल प्रधानमंत्री जी को अपशब्द कहा, अमर्यादित भाषा में सभी सीमा को लंघते हुए अपमानित करने का नाकाम कोशिश किया। उन्होंने बिहार न केवल भारत के अत्यंत श्रद्धा की उत्सव, सातत्य के उत्सव छठ को भी उसमें से घसीटा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की पहले चरण की मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार के बक्सर में चुनावी रैली को संबोधित किया। चारा घोटाले का जिक्र करते हुए आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी धुआंधार रैलियां करके अपने कामों को गिनाया। जब हम लोग 2015 में हुआ तो 7 निश्चय के तहत हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, स्कूलों में पक्की सड़कों से जोड़ने का काम, सब तरह का काम करवाया। जब डकैती टालनी होती थी, लालटेन बुझा देते थे और कांग्रेस और आरजेडी मिलकर के गरीब का ही नहीं खाते थे, पशुओं का चारा भी डकार जाते थे। बिहार में सभी दल अपनी अपनी ताल ठोक रहे हैं, लेकिन जनता किस पर भरोसा करती है ये तो 14 नवंबर को चुनाव परिणामों के बाद ही पता चल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पर जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि कांग्रेस का बांग्लादेश प्रेम क्या है पूरा खबर और क्यों आखिर इस खबर पर मचा है बवाल। इस खबर पे करेंगे विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद।
MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। हेलो, नमस्कार विधायक जी, हम पैसा बढ़ाओ इन्वेस्टमेंट बैंक से बात कर रहे हैं। हम आपके पैसे 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। आपको ग्रुप पे ऐड करके प्रूफ भी भेजा है, आप देखिएगा। तुम तो कमाल के आदमी हो यार, हमारा भी पैसा बढ़ा दो। सर ग्रुप पे जैसा बोला जाए बस पैसा करते जाइए। अच्छा, तो बहुत चिंता मत करो, जिस नंबर से तुम कॉल कर रहे हो ना, पुलिस 2 मिनट में उसको देख करके ट्रेस करके पकड़ लेगी तुमको और अंदर। और ये करके महाराज, आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को ये बिल्कुल फर्जी इन्वेस्टमेंट ग्रुप के सदस्य बना करके आपको बचा रहा है। हमको चुना लगा रहा है। बिल्कुल, आप भी कभी भी किसी अनजान सोशल मीडिया इन्वेस्टमेंट ग्रुप में बिल्कुल ना जुड़े। और यदि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना हो तो हमेशा सेबी अप्रूव्ड ऐप से ही कर। आपके लालच को बनाकर हथियार साइबर अपराधी करते हैं आप परिवार। शिकार होने पर ये नंबर पर फोन कीजिए 1930 या फिर जो वेबसाइट दिया हो ना नीचे www.cybercrime.gov.in, आपकी स्क्रीन पर वहाँ शिकायत जो है आप दर्ज करें। गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बीजेपी ने एक बार फिर से कांग्रेस पर उसके देश विरोधी एजेंडे को लेकर हमला बोला है। असम कांग्रेस के एक कार्यक्रम में बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत को गाए जाने को लेकर भाजपा ने कांग्रेस की मंशा पर सवाल खड़े किए और कहा कि वोट बैंक की खातिर कांग्रेस देश हित से समझौता कर रही है। बीजेपी ने पाकिस्तान परस्त बयानबाजी से लेकर देश में घुसपैठियों के समर्थन के मुद्दे पर कांग्रेस की नीति को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि आज भी सत्ता हासिल करने के नाम पर कांग्रेस राष्ट्रीय एकता से समझौता कर रही है। बिहार के चुनावी संग्राम के बीच बीजेपी और कांग्रेस के बीच बांग्लादेश का राष्ट्रगान गाने को लेकर आरोप प्रत्यारोप तेज हो गया है। दरअसल असम के श्रीभूमि जिले में कांग्रेस के कार्यक्रम में बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमर सोनर बांग्ला गाया गया था। सभा का वीडियो वायरल होने पर बीजेपी ने आपत्ति जताई। भाजपा ने इसे कांग्रेस का बांग्लादेश प्रेम बताया है। बीजेपी ने एक बार फिर से कांग्रेस और उसके इंडी गठबंधन के सहयोगी दलों पर विरोधी एजेंडा चलाने और देश को बांटने वालों के साथ खड़े होने का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि इस कार्यक्रम से कांग्रेस ने साफ संदेश दे दिया है कि वो न सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ है, बल्कि उनकी विभाजनकारी नीति को भी समर्थन दे रही है। पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश के भी साथ खुलकर कांग्रेस पार्टी भारत के टुकड़े टुकड़े एजेंडे में उतर आई है। क्या इसका भी जवाब राहुल गांधी जी, अपनी भारत जोड़ो यात्रा करने वाले राहुल गांधी जी खुलकर देंगे, या इस पर भी वो MIA मिसिंग इन एक्शन रहेंगे? शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल लंबे समय से पाकिस्तान परस्त बयान देते रहे हैं। सैम पित्रोदा, गुलाम मीर, सैयद हमीद जैसे कांग्रेसी नेताओं का नाम लेकर पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा वोट बैंक के खातिर देश की एकता के साथ खिलवाड़ किया है। सैम पित्रोदा से लेकर सैयदा हमीद और गुलाम मीर के बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स के समर्थन में दिए गए बयानों का भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और अब तो ऑफिशियली पार्टी के मंच से कांग्रेस पार्टी बांग्लादेश के नेशनल एंथम को गाकर अपना समर्थन प्रकट करती है। दरअसल कांग्रेस में गांधी परिवार के कई करीबी नेता पाकिस्तान समर्थक और बांग्लादेश घुसपैठियों के पक्ष में बयान देते रहे हैं। आपको ऐसे ही कुछ लोगों के पुराने बयान सुनवाते हैं जिनका बीजेपी जिक्र कर रही है। I've been to Pakistan and I must tell you, I felt at home. I've been to Bangladesh. I've been to Nepal and I feel at home. I don't feel like I'm in foreign country. Bangladeshi, it's become a curse word now. It's become a horrendous word now. अगर आ भी गए हैं कुछ बांग्लादेशी, okay, so sit down with them, negotiate with them and bring and escort them back.
बीजेपी ने कांग्रेस के इन्हीं बयानों के आधार पर आरोप लगाया है कि दशकों से कांग्रेस और उसके सहयोगी दल बांग्लादेशी घुसपैठियों और पाकिस्तान का समर्थन करते रहे हैं और इसलिए इंडी गठबंधन वाले लोग देश में हो रही SIR की प्रक्रिया का विरोध भी कर रहे हैं। बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के समर्थन से लेकर पाकिस्तान परस्त बयानबाजी का कांग्रेस नेताओं का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और अब हालिया मामले के बाद बीजेपी इंडी गठबंधन के दलों पर और ज्यादा मुखर हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो असम के कांग्रेस नेता के द्वारा बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत को गाने को लेकर बीजेपी ने जोरदार हमला बोला। इसको लेकर सियासत गर्मा गई। इसी बड़ी खबर पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा आज का हमारा विशेष, घुसपैठियों पर लड़ाई देश विरोध पर आई, क्योंकि किस प्रकार से ये पूरा मामला अब सियासी रूप से तूल पकड़ चुका है। इस खबर पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। भूपेंद्र यादव जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इसके अलावा अजय वर्मा, नेता कांग्रेस पार्टी के, शेखर अय्यर जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का स्वागत है। अजय जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि असम कांग्रेस के एक नेता ने बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत गाया। बीजेपी सीधे तौर पर यह कह रही है कि साहब आप उस बांग्लादेश के घुसपैठियों के समर्थन में इस गान को गाते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी आखिर जरूरत क्या है? ये गैर जरूरी था क्या? क्यों गाया गया? देखिए एंकर महोदय, देश की सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं और घुसपैठिए, उस गीत पर भी बताऊंगा, थोड़ा सा आपको बताऊं पहले। घुसपैठिए जो वर्ड है, जो शब्द है, जो व्याख्या है, जो वर्णमाला है, जो पाठ्यक्रम है, जो घुसपैठिए घोषित स्टार प्रचारक है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार का, देश के बॉर्डर सारे गृह मंत्रालय के अंडर आते हैं, चाहे आसाम से हो, बांग्लादेश से हो, बिहार से हो या अन्य किसी कंट्री से हो, नेपाल से हो। जब गृह मंत्रालय के अंडर आते हैं तो इसका दायित्व जो है अफगानिस्तान का या चाइना का या अमेरिका का या ब्रिटेन का नहीं बनता है, भारत सरकार के गृह मंत्री और गृह मंत्रालय का बनता है कि आखिर घुसपैठिए कैसे अंदर घुसते और घुस रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी किसके, रोक क्यों नहीं रहे हैं। लेकिन चूंकि सरकार चुनाव जीतने के मोड में है और एजेंडा एक चलाना चाहते हैं, एक प्रोपोगंडा फैलाना चाहते हैं, तो उन्हें तो घुसपैठिए तो बहाना है और निशाना केवल सरकार को बनाना है। हर पार्टी को करनी भी चाहिए, लेकिन जब देश हित की और राष्ट्र हित से हटकर देश की सरकार के लोग काम करें तो वो बड़ा निंदनीय हो जाता है, सराहनीय नहीं। मैं पूछना चाहता हूं, 2014 में देश की सरकार के ज्ञानवान प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मित्रों, इस भारत में 2000 घुसपैठिए हैं और हम इनको निकाल देंगे। 14 से लेके 2025 आ गया। आपके ज्ञानवान दर्शक और सारे लोग सुन लें। मैं पूछना चाहता हूं कि एक तो घुसपैठियों की संख्या बताएं, क्योंकि जब भी चुनाव आता है जिस स्टेट में, वहां घुसपैठिए नामक अघोषित स्टार प्रचारक आ जाता है। दूसरा, इन्होंने 14 से 25 तक कितने घुसपैठिए भगाए जरा। अजय वर्मा महोदय जी, आपसे जो मैंने सवाल पूछा था, आपने पूरी बात रख दी, लेकिन उसका जवाब नहीं दिया कि इसकी जरूरत क्या थी कि एक कांग्रेस के नेता के द्वारा बांग्लादेश का राष्ट्रगान गाया जाए। इसकी जरूरत मैंने आपसे पूछा था, उसका आपने जवाब नहीं दिया। मैं उस पर भी बताने जा रहा हूं। पहले घुसपैठियों को तो परिभाषित कर दूं। ठीक है, आपने कर दिया सर, क्योंकि अभी 2014 से एनडीए सरकार है, उससे पहले देश में बहुत लंबे समय तक गृह मंत्रालय समेत सारे मंत्रालय कांग्रेस शासित सरकारों की भी रही है। खैर वो मसला क्लियर हो गया, आप उस मसले पे जी। भारत तो अखंड प्रताप जी, भारत आजादी 2014 में हुआ है। नहीं, आप ये कह सकते हैं ऐसा, लेकिन ये तथ्य नहीं है। 1947 में आजाद हुआ। अरे सर, आप देखिए मुद्दे को कहां ले जा रहे हैं। मैं आपसे सवाल तीसरी बार पूछ लेता हूं कि कांग्रेस के नेता को बांग्लादेश के राष्ट्रगीत गाने की जरूरत क्या थी? मैं तीसरी बार पूछ लेता हूं जी। बता रहा हूं, मैं भी आपको बता ही रहा हूं। देखिए, शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, वहां की नेता थी, और देश के प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान में उनको समर्थन देके उनको वो दे रखा है। क्यों दे रखा है बांग्लादेश की सर्वोच्च पावर को? तो ये इसकी जिम्मेदारी, इसका जिम्मेदारी और ये सारा प्रोपोगंडा भारतीय जनता पार्टी, इनका आईटी सेल और देश की सरकार के सहयोग से है। कांग्रेस पार्टी, हम तो शांति का समर्थन करते हैं। 3 बार सवाल पूछने के बाद में आपने इस बात का जवाब नहीं दिया और आपने बाकी सारी बातें कर दी। भूपेंद्र यादव जी वो ये कह रहे हैं कि साहब आपकी जिम्मेदारी है, क्यों लोग आप घुसपैठियों को हटा नहीं देते, आप एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने मूल सवाल का जवाब नहीं दिया। भूपेंद्र जी देखिए, ऐसा है कि मैं आपको बता दूं कि आज से नहीं, जब से आजादी से लेकर के आज तक, क्योंकि इनके नस्ल में ही जो है ना, मतलब पाकिस्तानी के सपोर्ट करना और बांग्लादेशी के सपोर्ट करना इनका परम कर्तव्य बन गया है। उसी तरह के लोग आचरण करते हैं मेरे भाई। ये लोग देशभक्त नहीं हो सकते
कभी आपने राहुल गांधी जी के मुंह से सुना है कि वंदे मातरम, भारत माता की जय? कभी आपने सुना है कि वंदे मातरम के नाम पर यह देश आजाद हुआ गांधी जी के नेतृत्व में? मेरे भाई, ये राहुल गांधी जी ये कभी जो है ना छत्रपति शिवाजी महाराज की जय कहते हैं, गुरु गोविंद सिंह की जय कहते हैं। ये राहुल गांधी जी के मुंह से आपने कभी नहीं सुना होगा कि जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। ये हमारे हैं देश के जो है ना ये लो पीरे भाई। लेकिन ये जो बांग्लादेश का राष्ट्रगीत गाया वो असम के एक नेता ने गाया, तो राहुल गांधी ने तो खैर नहीं कहा, लेकिन जो असम के नेता ने कहा वो उसको लेकर बात हो रही है, उस लिहाज से मतलब लेकिन वो कह रहे हैं कि जो घुसपैठिया का जो पूरा मामला है आप लोगों ने इस पे जमीन पे कुछ किया नहीं है, इसलिए ये समस्या आप लोग राजनीतिक रूप से उसका फायदा उठाते हैं। भूपेंद्र जी, देखिए ऐसा है, हम लोग घुसपैठिए पर काम कर रहे हैं, हम लोग इसी के लिए जो है ना एनआरसी लाया है रे भाई। इनको मालूम नहीं है, ये कांग्रेस के प्रवक्ता जो बोल रहे हैं, पता लग गई। और सुन लीजिए, जितने भी दंगाई बलवाई यदि कहीं से भी आए हैं मेरे देश के अंदर में, इनके द्वारा बसाए गए हैं मेरे भाई। ये आज की चीज नहीं है, ये लोग जानते हैं। बांग्लादेशियों को घुसपैठ करा करके, यही कांग्रेस का 35 साल का शासन था, बिहार की धरती की मैं बात कर रहा हूं। आज मेरा जो है ना किशनगंज का बेल्ट जानते हैं, वहां पर जो है ना हमारा हिंदू भाई जो है ना हट गए, 78% जो है ना वहां सिर्फ मुस्लिम ही रहा जी। ये है हो रही स्थिति। वेस्ट बंगाल, ये सारी जगहों जो है ना इनकी संख्या इतनी भारी मात्रा में बढ़ गई है मेरे भाई, ये घुसपैठियों का देन है और ये कांग्रेस का देन है, ये कांग्रेस के रीजन में। उसके बाद हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी इंडी गठबंधन के, ये बिहार की सत्ता और शासन 1990 से जब भी संभाले कि नहीं, उसके बाद भी घुसपैठ होता रहा। और आज डीप स्टेट ये लोग बनाना चाह रहे हैं पूरे देश को, तो हम लोग बनने नहीं देंगे। इस देश का प्रधानमंत्री एक पिछड़ा का बेटा 2014 के बाद सनातनी का बेटा आ गया है। 140 ठीक है भूपेंद्र जी, ठीक है, इस मुद्दे पे वापस लौटते हैं। शेखर अय्यर जी हमारे साथ में पत्रकार जी हैं। शेखर जी सवाल, ठीक है भूपेंद्र जी, शेखर जी, शेखर जी 1 मिनट, हाँ जल्दी से जी। हाँ, यदि यह देश तुम्हारा है तो डर कैसा, यदि देश तुम्हारा नहीं है तो घर कैसा। ठीक है शेखर जी, सवाल ये है कि कांग्रेस के नेता, अजय जी मैं आता हूँ, आप जब बोल रहे थे किसी ने नहीं बोला, अजय जी आप जब बोल रहे थे किसी ने नहीं बोला, तो उतनी मर्यादा रखिए आप भी। शेखर जी सवाल ये है कि कांग्रेस के नेता बाहर नहीं हूं जी। शेखर जी सवाल ये है, शेखर जी सवाल ये है कि कांग्रेस के नेता के द्वारा बांग्लादेश का राष्ट्रगान गाना, ये क्या एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश हो रही, वो भी असम की धरती पे जहां पे घुसपैठ की एक बड़ी समस्या है, और इसको लेके एक लंबी राजनीति की सीकचे या कहा जाए दरारें साफ तौर से दिखाई पड़ती हैं। शेखर जी। बिल्कुल नरेंद्र जी, ये पहले बात है कहाँ गाया गया और क्या गाया गया, किस जिले में गाया गया। ये जो ये करीमगंज जो है बांग्लादेश बॉर्डर है, वहाँ पे लगातार ये घुसपैठियों को लेकर बड़ी समस्या वहाँ पे है। और इनका कहना, जो आपके गौरव गोगोई का कहना है कि अगर इसको विरोध कर रहे हैं तो इसका मतलब आप बंगाली बोलने वाले के विरोध में हैं, कि जो असम में जो बंगाली बोलने वाले जो है, जो असम बिलोंग करते हैं, आप उनके खिलाफ हैं। लेकिन बात यह है कि चुनाव, क्योंकि वहाँ भी चुनाव आ रहा है और ये मामले, ये आज की प्रॉब्लम नहीं है। 47 से लेकर जो उस समय ईस्ट पाकिस्तान, फिर बाद में बांग्लादेश से लगातार जिस प्रकार की इलीगल माइग्रेशन वहाँ हुई है, उसको लेकर बड़ी समस्या थी, जिसको लेकर एक बड़ा आंदोलन हुआ था, छात्र आंदोलन हुआ था। बाद में जाके राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे, एक असम अकॉर्ड भी हुआ था, फिर ट्राइब्यूनल सेटअप हुए थे, उसको लेकर आज भी लंबा चल रहा है। एनआरसी अलग से किया गया था वहां पे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे। एक बड़ा सेंसिटिव मामला है, संवेदनशील चीज है, क्योंकि लगातार ये एलिगेशन आ रहा है कि वहां पे घुसपैठ, जंगलों में, कई कृषि एरिया में वो जाके बस गए और जमीन कब्जा कर ली है, और इसको लेकर लंबा चल रहा है वहां पे, इसमें कोई ये नहीं है। लेकिन ऐसे समय में मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अमर सोनार बंगला, ये रविंद्रनाथ टैगोर से लिखी गई ये है। देखिए बात आज अमर सोनार बांग्ला की नहीं है, बात यह है कि ऐसी जगह पे जहां बांग्लादेश से आए हुए जो घुसपैठ है, इलीगल माइग्रेंट्स हैं, उनको लेकर जहां पे इतनी सियासत हो रही है, इतनी सेंसिटिव मामला है, वहां पर ये करने की क्या जरूरत है, यही सवाल है। तो और इसमें देखिए असम में ये दूसरी प्रकार की ये प्रश्न चिन्ह लाता है, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे क्या हो रहा है कि भाई असम में बंगाली बोलने वाले बराक वैली में है, जो सिलचर एरिया है, करीमगंज सिलचर सब नजदीक एरिया है, जो बांग्ला बोलते हैं।
तो वो अलग, वो असम के बिलोंग करते हैं, लेकिन वहां पे बांग्लादेश से भी आए हुए लोग बसे हैं। और वोट के चक्कर के कारण कुछ राजनीतिक पार्टी और कुछ राजनेता इनको एनकरेज करते जा रहे हैं, और ये जो घटना है उस सिलसिले में देखा जाएगा नरेंद्र जी। बिल्कुल, और किस तरीके से असम में एक क्षेत्रीय दल किस आधार पे बना, कैसे उसके तमाम विधायक जीतते हैं और संसद तक भी वहां के सांसद पहुंचते हैं, तो ये भी अपने आप की असम की डेमोग्राफी को लेकर लगातार चर्चा होती है। अजय वर्मा जी, एक बार फिर से मैं आपसे चौथी बार ये सवाल पूछता हूं कि कांग्रेस के नेता को आखिर जरूरत क्या थी बांग्लादेश के राष्ट्रगान को गाने की, और उस जगह पे जहां पे ये मामला बेहद संवेदनशील है? अजय जी। देखो हम लोग गोडसे के विचारक नहीं है, हम लोग आसाराम बाबू के शिष्य नहीं है, हम लोग पानी घोटाले के हेमंत विश्वनाथ नहीं है कि जो भाजपा नामक वॉशिंग मशीन में आके धुलकर साफ हो जाते हैं। राहुल गांधी जी या कांग्रेस के कोई बड़े राष्ट्रीय प्रवक्ता या प्रियंका जी, सोनिया जी, खड़गे जी इस विषय में बात करते तो ये भाजपा का प्रोपोगंडा है। मैं फिर आपको बताना चाह रहा हूं, आपके नेता, कांग्रेस के नेता ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे बांग्लादेश का राष्ट्रगान गा रहे हैं, इसमें बीजेपी का प्रोपेगेंडा कहां से आ गया? सर आपके नेता हैं वो गा रहे हैं, मैं वो सवाल पूछ रहा हूं, इसमें बीजेपी ने क्या प्रोपेगेंडा? आप क्या उसको झूठ कह रहे हैं कि वो गलत है वीडियो? बांग्लादेश जी, बांग्लादेश का प्रेम तो जग जाहिर है देश के प्रधानमंत्री जी का, जो अभी मैंने आपको सुनाया नहीं कि उनको शरण दे रखी है और बांग्लादेश में कैसे करते हैं। आरोप लगाने का काम चुनावी हथकंडा है, लेकिन इनको अगर ये घुसपैठिए निकालते क्यों नहीं है? बांग्लादेशी है तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, जेल मुझे मजबूरी में फिर से पांचवी बार आपसे पूछना पड़ रहा है, मुझे मजबूरी में फिर से आपसे पूछना पड़ रहा है कि आखिर क्या जरूरत थी कांग्रेस के नेता को ये कहने के लिए? आप लगातार जवाब नहीं दे रहे, आप तमाम आरोप एलिगेशन लगा रहे हैं, लेकिन उस मूल सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मूल सवाल का ही जवाब है हमारा। देखिए, इनका प्रेम, इनका पाकिस्तान से प्रेम है। जिन्ना की मजार पर आडवाणी साहब खाता पढ़ के आते हैं, रेड कारपेट लेने मोदी साहब पाकिस्तान जाते हैं, तो ये इनका एजेंडा है हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान, कब्रिस्तान और शमशान। तो आप उनका एजेंडा क्यों फॉलो करते हैं सर? बात ये है ना, अगर वो कर रहे हैं तो आप करने के लिए आप क्यों फॉलो कर रहे हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ, आप उनके फॉलोअर हो गए क्या? हम नहीं करते जी, हम नहीं करते। अभी पत्रकार नहीं, आप कह रहे हैं ना वो कर रहे हैं, इसलिए आपके नेता ने कहा हम नहीं कर रहे। हम तो ये बता रहे हैं कि इनका एजेंडा एक्सपोज कर रहे हैं और ये इन्हीं का एजेंडा है। हमने अभी पत्रकार महोदय ने बताया नहीं कि बंगला कवि का वो था। हमारा कोई नेता नहीं है। और रहा सवाल इसका, जहां शांति होगी हम शांति के लिए, हम हाउ डू ट्रम्प। ठीक है सर, मतलब मूल सवाल का जवाब आप नहीं दे रहे हैं, लेकिन सारे राजनीतिक आरोप आप तरीके से लगा रहे हैं। भूपेंद्र जी वो ये कह रहे हैं कि साहब आप ही लोगों का ये फैलाया हुआ एजेंडा है, हम तो सब में विश्वास रखते हैं, बांग्लादेश को भी आप लोग प्रेम करते हैं और आप ही लोग पाकिस्तान को भी प्रेम करते हैं, और ये एक तरीके से आप लोग राजनीतिक तौर से इसको ट्विस्ट देते हैं। भूपेंद्र जी देखिए, हम लोग प्रेम गलत लोगों से नहीं करते हैं, हम लोग देश से प्रेम करते हैं और देश की सम्मानित जनता से प्रेम करते हैं। हम लोग राष्ट्रभक्त हैं मेरे भाई। इनके जैसा हम लोग जाकर के अपने देश की शिकायत नहीं करते हैं जाकिर नाइक के यहाँ, कंबोडिया में, अमेरिका में, ब्रिटेन में कि लोकतंत्र खतरा में है। इनका राहुल गांधी जी जाकर के बोलते हैं, जिसका कारण है कि जो है ना आज पूरे विदेशों में जो है ना इनके नाम का न्यूज बन जाता है। ये हिंदुस्तान के कम और विदेशियों के ज्यादा हैं। इनके जो कप्तान हैं देश के एलओपी, ये जो है ना कई 100 बार जो है ना चले गए विदेश, और विदेश जाकर के यही सब छोटी छोटी बातें करते हैं, जिसका कारण है कि आज हमारे ऊपर टैरिफ लगाया जा रहा था अमेरिका के द्वारा। ये इन्हीं का देन है मेरे भाई। ये लोग देश से मिली भगत करके जाकिर नाइक से मिलने वाला ये दंगाई बलवाई पार्टी है रे भाई। आपको मैं बता दूं, इनके रीजन में सैकड़ों दंगे हुए थे। इनके रीजन में आज से नहीं, ये दंगाई बलवाई पार्टी है। हमारे बिहार के लालू प्रसाद जी 1990 में स्पष्ट कहा था कि कांग्रेस दंगाई बलवाई पार्टी है रे भाई, इसको मटिया मेट करके बिहार से भेजो। तो 1990 में यही आदरणीय लालू प्रसाद जी को दंगाई बलवाई पार्टी करके बाहर भेजा, और हुआ क्या? हमारे 39 विधायक के समर्थन में यही लालू प्रसाद जी लेकिन सर अब तो उनका महागठबंधन है सर, वो मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, आप लोगों को बड़ी चुनौती दे रहे हैं लगातार। उन्होंने कल अपना तेजस्वी प्रण भी जारी कर दिया। मैं आता हूं उस मुद्दे पे। शेखर जी, सवाल यह है कि यह पहला ऐसा मौका नहीं है कि कांग्रेस के किसी नेता के द्वारा इस प्रकार की बात कही गई हो या बयान दिया गया हो जो देश विरोधी तरीके से एजेंडे को दिखाता है। सैम पित्रोदा का मामला है, अभी हमने सैयदा हमीद की भी बाइट सुनाई, ये तमाम ऐसे पहले मामले रहे हैं जहां पे इस प्रकार की बात आती रही है कि आप राजनीतिक तौर पे कहां खड़े होने का संदेश दे रहे हैं। तो ये उसी फहरिस्त में एक घटना के तौर पर उसको आगे बढ़ता हुआ देखा जाए, और ज्यादा एक जो तुष्टिकरण की नीति जो होती है, अपीजमेंट की जो पॉलिटिक्स होती है, उस दिशा में देखा जाए इसको? शेखर जी। नरेंद्र जी, लगातार कांग्रेस एक
स्ट्रेटजी जो बनाई है, उनको लग रहा है कि अगर अल्पसंख्यक की वोट की बात है तो वो कांग्रेस को ही आना चाहिए और कहीं नहीं जाना चाहिए। वो नहीं चाहते कि बाकी जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज है उनको भी नहीं जाना चाहिए। और दूसरी बात, यहाँ पे जो पूर्व बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना जी को भारत में उनको शरण देने की जो सरकार, वो अलग बात है। देखिए, वो घुसपैठी मामले के साथ जुड़ा नहीं है। हमारे बांग्लादेश के तो प्रधानमंत्री के खिलाफ वहाँ पे एक बड़ा षड्यंत्र रच के वहाँ से उनको अपने जान बचाने के लिए यहाँ पे आए थे, वो शरण लिए थे और भारत सरकार ने उनको शरण दिया, वो अलग बात है। वो और घुसपैठी से कोई जुड़ा हुआ मामला नहीं है। लेकिन कांग्रेस को भी सोचना चाहिए, ये जो रवैया है असम में, इसका असर बाकी जगह में भी पड़ेगा। देखिए, ये बात ये है कि हर पार्टी, भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी कहा था कि ये जिस तरह ये इलीगल माइग्रेशन को लेकर कांग्रेस सरकार स्वयं स्वीकार किया है, ये हमारी आर्थिक व्यवस्था पे सवाल खड़ा करता है। असम में लगातार वहां आज बाकी राज्यों में ये बात बार बार आ रही है। कभी और घुसपैठ की जब बात करते हैं हम, रोहिंग्या भी इसमें आ जाते हैं। जी, आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में भी क्या हालत है। बिल्कुल, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी राजनीति से इतर, अगर सुप्रीम कोर्ट की भी बात की जाए तो उन्होंने भी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर इसको एक खतरा माना और कहा कि साहब एक प्रॉपर तरीके से हमारी सोच पॉलिसी होनी चाहिए इस दिशा में आगे बढ़ने को लेकर। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए, जुड़ने के लिए शुक्रिया आप तीनों का। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस बार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि राफेल लड़ाकू विमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उड़ान की तस्वीरें। क्या है पूरी खबर, विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है, great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी NPS जरूरी है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। और ब्रेक के बाद आज की एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। देश की तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज लड़ाकू विमान राफेल में उड़ान भरी है और एक तरीके से इतिहास रच दिया है। इससे पहले भी सुखोई विमान में भी राष्ट्रपति अप्रैल 2023 में उड़ान भर चुकी हैं और आज की इस उड़ान के दरमियान वायुसेना के प्रमुख समेत तमाम आला अधिकारी अंबाला एयरफोर्स बेस पे मौजूद रहे, जहां से राष्ट्रपति ने ये उड़ान भरी और उन्होंने उड़ान भरने के बाद अपना अनुभव भी सोशल मीडिया पे साझा किया और कहा कि एक तरीके से उनका मन जो है फक्र से भर गया है, जिस तरीके का ये पूरा उनका अनुभव था। और उन्होंने देश की वायुसेना को भी बधाई दी और साथ ही साथ इस बात के लिए कहा कि उन्हें गर्व है एक भारतीय के नाते कि उनके पास इतना बेहतर हमारी वायुसेना है, जिसके पास इतने सक्षम लड़ाकू विमान है। क्या है पूरी खबर, देखिए इस विस्तृत रिपोर्ट में। हवा में उड़ान भरता ये राफेल विमान, जिसे देखकर दुश्मन के छक्के छूट जाते हैं। वैसे तो राफेल का हवा में उड़ान भरना कोई आम बात नहीं है, लेकिन खास ये है कि इसमें सवार हैं देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति ने बुधवार को भारतीय वायुसेना के हरियाणा के अंबाला स्थित वायुसेना स्टेशन से लड़ाकू विमान राफेल में उड़ान भरी और इसके साथ ही उन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। राष्ट्रपति फ्लाइट सूट पहनकर फ्रांस निर्मित राफेल लड़ाकू विमान में बैठी और टेक ऑफ से पहले
हाथ हिलाकर अभिवादन किया और इस दौरान राष्ट्रपति ने सभी आवश्यक उपकरण भी पहने। अंबाला वायुसेना स्टेशन से उड़ान भरते हुए राष्ट्रपति ने लगभग 30 मिनट तक आसमान में समय बिताया और करीब 200 किलोमीटर की दूरी तय की। विमान समुद्र तल से 15,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ा। भारतीय सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर मुर्मू ने राफेल की परिचालन क्षमताओं और वायुसेना की तैयारियों के बारे में विस्तृत ब्रीफिंग भी दी। राफेल पर उड़ान मेरे लिए एक अविस्मरणीय अनुभव है। शक्तिशाली राफेल विमान पर इस पहली उड़ान ने मुझे देश की रक्षा क्षमताओं के प्रति गर्व की एक नई भावना जगाई है। मैं इस उड़ान के सफल आयोजन के लिए भारतीय वायुसेना और अंबाला वायुसेना स्टेशन की पूरी टीम को बधाई देती हूँ। ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआत के 6 महीनों के अंदर अंदर प्रधानमंत्री का अरब सागर में INS विक्रांत पर जाना और राष्ट्रपति का रफाल में उड़ान भरना एक कड़ा संदेश है। गौरतलब है कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन भारत की राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर भी हैं। ये पहला अवसर नहीं है कि जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारतीय वायुसेना के किसी फाइटर जेट में सवार हुई हों। और इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 अप्रैल 2023 को असम के तेजपुर वायु सेना स्टेशन पर सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में उड़ान भरी थी। 2 लड़ाकू विमानों में उड़ान भरने वाली वो देश की पहली राष्ट्रपति हैं। रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान राफेल में राष्ट्रपति की ये उड़ान भारतीय वायुसेना की आधुनिकता, क्षमता और आत्मनिर्भर भारत के रक्षा प्रयासों का प्रतीक है। राफेल एयरक्राफ्ट का इंडक्शन भारतीय वायुसेना का एक बहुत वेटेड कैपेबिलिटी बूस्ट दिया था, क्योंकि राफेल एयरक्राफ्ट का जो मल्टीपल कैपेबिलिटीज़ है, कॉम्बैट एनहांसमेंट, इसका जो मल्टी रोल कैपेबिलिटी, वर्सेटैलिटी, सो वी रिक्वायर मोर सच कैपेबल एयरक्राफ्ट। राफेल फाइटर जेट को भारतीय वायुसेना के लिए फ्रांस से खरीदा गया है। वायुसेना के बाद अब भारतीय नौसेना के लिए भी राफेल की खरीद की जा रही है। ये अवसर भारतीय वायुसेना के लिए गौरव का क्षण रहा। अंबाला भारतीय वायुसेना का एक प्रमुख एयरबेस है। ये एयरफोर्स स्टेशन राफेल लड़ाकू विमानों के स्क्वाड्रन की तैनाती का एक प्रमुख केंद्र भी है और यही कारण है कि इसे भारत की हवाई सुरक्षा का महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। नंदिता डागर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक उस पार वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि त्योहारों के सीजन में रेलवे का रिकॉर्ड सफर रहा है, किस तरीके के विशेष इंतजाम थे और अभी भी उस दिशा में काम चल रहा है। इस खबर पे नजर छोटे से ब्रेक। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें। तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH।
ब्रेक के बाद खबर रेलवे से जुड़ी हुई। त्योहारी सीजन के लिए भारतीय रेल ने करीब 12,000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया है और अब छठ पर्व के बाद बड़ी संख्या में लोग फिर से ट्रेन में सफर कर रहे हैं। यात्रियों के इस सफर को आरामदायक बनाने के लिए रेलवे लगातार मुस्तैदी से काम कर रहा है और पटना सहित बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकतर रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। स्टेशनों पर भीड़ को नियंत्रण करने, होल्डिंग एरिया बनाने और हेल्प डेस्क बनाने जैसी विशेष व्यवस्थाएं की गई ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और उनका जो सफर है वो बेहतर तरीके से संपन्न हो सके। दिवाली और छठ महापर्व के दौरान यात्रियों को उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाने के बाद अब रेलवे ने वापसी के सफर को भी आसान बना दिया है। त्योहारों के बाद लोग अपने कार्यस्थलों पर लौटने लगे हैं, तो रेलवे ने वापसी की यात्रा को सुगम बनाने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। पटना रेलवे स्टेशन पर खास तैयारियां की गई हैं। हम अभी बिहार की राजधानी पटना रेलवे स्टेशन पे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छठ के बाद जो परिवार है जो अपने गांव में आया था वो घर को वापस लौट रहा है। इसको लेकर के रेलवे ने भी अपनी ओर से इंतजाम किए हैं और खासकर जो तत्काल टिकट में जो आधार कार्ड को लिंक किया गया है उससे यात्रियों को बहुत सुविधा हुई है। त्योहारों के बाद यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने 6000 विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। इन ट्रेनों के जरिए यात्रियों को उनके शहरों तक सुरक्षित और सुविधाजनक ढंग से पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा रेलवे ने 30 प्रमुख स्टेशनों को चिन्हित किया है जहां यात्रियों की भीड़ को संभालने के लिए विशेष होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। इन इलाकों में यात्रियों के बैठने, पेयजल और सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। जो वापसी की यात्रा करना चाहते हैं उसके लिए भी भारतीय रेल ने एक बड़ी योजना बनाई है जिसके तहत हम लोग 6000 से ज़्यादा गाड़ियों का परिचालन कर रहे हैं और ये जो गाड़ियां चलने वाली है वो देश के विभिन्न हिस्सों के लिए चलाई जा रही है और इन गाड़ियों का परिचालन भी हम लोग वैसे क्षेत्रों से विशेष रूप से कर रहे हैं जहां पर कि यात्रियों की संख्या अधिक होती है। रेलवे की इन तैयारियों से स्टेशनों पर भीड़ नियंत्रण में मदद मिल रही है। साथ ही यात्रियों को जानकारी देने के लिए विशेष हेल्प डेस्क और अनाउंसमेंट सिस्टम भी सक्रिय हैं। रेलवे की इन तैयारियों की यात्रियों ने खूब सराहना की और कहा कि उन्हें यात्रा करने में आसानी हो रही है। रेलवे की फैसिलिटी से तो सेटिस्फाइड हैं क्योंकि जब से ये आधार ऑथेंटिकेट हुआ है सब तत्काल खुद से अपन बुक कर सकते हैं तो वो एक टिकट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एजेंट्स पे अपने को डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है। पैसेंजर्स के लिए काफी अच्छा स्टे के लिए जो है इन्होंने टेंट वगैरह प्रोवाइड किया है रेलवे स्टेशन के बाहर। बाहर भी सरकार ने शेडिंग लगाई है जो कि यात्रियों के रुकने के लिए अच्छी है, यानी वेट करना पड़ता है, भीड़ हो जाती है बहुत ज्यादा, तो अच्छी बात है। पूर्वोत्तर रेलवे भी रिकॉर्ड संख्या में स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। रेलवे प्रशासन यात्रियों की सुविधा के लिए 231 पूजा विशेष ट्रेनें 2947 फेरों में चला रहा है। गोरखपुर से देश के प्रमुख नगरों जैसे कोलकाता, आसनसोल, धनबाद, मुंबई व पुणे, नई दिल्ली, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोधपुर, रांची एवं वडोदरा में पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त छपरा, गोमती नगर और मऊ समेत कई और स्टेशनों पर भी पूजा स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं। साथ ही यात्रियों के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। पूरे फेस्टिव सीजन की बात करें तो 231 स्पेशल ट्रेनें 2947 फेरों के लिए यानी कि टोटल 2947 ट्रेन सर्विसेज चलाई जा रही हैं जो कि पूर्वोत्तर रेलवे के स्टेशनों से होकर जा रही हैं। यहाँ पे गोरखपुर जंक्शन में काफी अच्छी व्यवस्था की गई है। जितने पैसेंजर आने जाने वाले हैं उन लोगों के लिए अलग अलग एंट्री और एग्जिट का प्रावधान किया गया है जिससे क्या होगा प्लेटफॉर्म पे भगदड़ वगैरह मसले काफी कम चांस रहेंगे। त्योहारों की रौनक के बाद अब रेलवे की ये पहल लाखों यात्रियों की वापसी को आसान बना रही है। बेहतर प्रबंधन और सुविधाओं के साथ रेलवे ने एक बार फिर साबित किया है कि वो हर त्योहार पर यात्रियों को मंजिल तक आराम से पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। पटना से कुमार आलोक, दिल्ली से निशांत राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि गाजा में तनाव बढ़ गया है और युद्ध विराम टूटने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। क्यों बढ़ गया संघर्ष, इस खबर पर पूरी नजर विस्तार से छोटे से ब्रेक के बाद। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नव जीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध।
अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। और ब्रेक के बाद अब बात करते हैं गाजा की। गाजा में इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम के बीच इजराइल ने गाजा में कई इलाकों पर भीषण हमला किया है और हमास के कई कमांडरों को मौत के घाट उतार दिया है। युद्ध विराम के इस उल्लंघन के लिए दोनों पक्षों ने एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया है, बयानबाजी की है। हालांकि हमले के बाद इजराइल की ओर से युद्ध विराम फिर से लागू कर दिया गया, लेकिन इस कार्रवाई के बाद गाजा में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। इस हमले के बाद दोनों पक्षों में हुई शांति समझौते को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जो शांति समझौता हुआ था, क्या वो कारगर है, क्या वो लागू है? अगर वो है तो आखिर इस प्रकार का संघर्ष फिर से क्यों शुरू होता हुआ दिखाई पड़ रहा है? बरसों के अविश्वास के धागे में बंधे गाजा संघर्ष विराम समझौते पर पहले दिन से ही शंका के बादल मंडरा रहे हैं। करीब 3 हफ्ते के दौरान इजराइल और हमास ने एक दूसरे पर कई बार उल्लंघन के आरोप लगाए हैं, लेकिन मंगलवार की शाम इजरायली बारूदों में संघर्ष विराम समझौता ध्वस्त होता दिखाई दिया, जब प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हमास पर बड़े हमले का आदेश दे दिया। हमास द्वारा संघर्ष विराम को रौंदे जाने को बड़ी वजह बताया। दरअसल रफा में हुए एक हमले में IDF सैनिक की मौत से इजराइल बौखलाया हुआ है। हालांकि हमास ने हमले से इनकार किया है। इस घटना के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय से आदेश मिलते ही इजरायली लड़ाकू विमान गाजा पर टूट पड़े। इस कार्रवाई में हमास के बुनियादी ढांचे को ध्वस्त करने और 30 आतंकी कमांडरों को ढेर करने का दावा किया गया। इजराइल की ओर से किए गए हवाई हमले में गाजा सिटी, खान यूनुस, बेतलहिया, अल बुजैर जैसी घनी आबादी वाले इलाकों को निशाना बनाया गया। गाजा की तरफ से बताया गया कि 12 घंटे तक हुई बमबारी में 100 से अधिक लोगों की मौत हुई है, जबकि मरने वालों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। इजराइल हमास के बीच सीजफायर लागू होने के बाद ये सबसे बड़ा हमला है। हालांकि बाद में इजरायली सेना ने कहा कि गाजा में संघर्ष विराम फिर से बहाल हो गया है। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल कार्स ने कहा है कि हमास ने रेड लाइन क्रॉस की है, अब उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमास पर यह भी आरोप है कि संघर्ष विराम समझौते के तहत जो शव लौटाए गए हैं वो इजराइल के नहीं है। इजराइल ने इसे समझौते का साफ उल्लंघन बताया है। हमास को अभी भी 13 बंधकों के शव लौटाने बाकी हैं। हमास का कहना है कि तबाही इतनी ज्यादा है कि शव ढूंढना मुश्किल हो रहा है। मिस्र ने खोज में मदद के लिए एक्सपर्ट्स और भारी मशीनें भेजी हैं। इजराइल का आरोप है कि हमास जानबूझकर देरी कर रहा है और उसे अधिकतर शव की जानकारी है। IDF ने अपने दावे को साबित करने के लिए एक वीडियो भी जारी किया है। तस्वीर में फाड़ा लिए 3 लोगों को IDF हमास का सदस्य बता रहा है, जबकि एक रेड क्रॉस का कर्मचारी। ऐसा प्रतीत होता है कि एक इमारत से ये लोग एक शव निकालते हैं और फिर पास में ही दफना देते हैं। बाद में शव को व्हील लोडर से निकाला जाता है। रेड क्रॉस के कर्मचारी को घटनास्थल का दस्तावेजीकरण करने के लिए कहा जाता है। IDF का दावा है कि ये शव बंधक का है और हमास गलत जानकारी दे रहा है। हालांकि हमास की तरफ से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। Hamas dug a hole in the ground yesterday. IDF ने एक सैन्य ड्रोन के जरिए पूरे घटनाक्रम को कैद कर लिया। हमास अवशेषों का पता लगा सकता है और उन्हें वापस ला सकता है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली हमले का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि अपने सैनिकों की हत्या के बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की है। उन्होंने ये भी दावा किया कि इस हमले से संघर्ष विराम को खतरा नहीं है। ट्रंप ने हमास को संयम बरतने की सलाह दी। भारत और चीन के बीच सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए वार्ता का सिलसिला जारी है। चुशूल मोल्डो बॉर्डर मीटिंग पॉइंट पर 25 अक्टूबर को कोर कमांडर स्तर की 23वीं बैठक संपन्न हुई। बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और इसमें मौजूदा तंत्रों का इस्तेमाल कर समस्या के समाधान पर सहमति बनी है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत और चीन के बीच सीमा प्रबंधन को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई है। जानकारी के मुताबिक 25 अक्टूबर को चुशूल मोल्डो में दोनों देशों के कोर कमांडर स्तर की 23वीं बैठक आयोजित हुई।
यह बैठक पश्चिमी सेक्टर में जनरल लेवल मैकेनिज्म की पहली बैठक रही, जो 19 अगस्त को हुई 24वीं स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग के बाद हुई है। स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग में NSA अजीत डोभाल और चीन की तरफ से वांग यी ने हिस्सा लिया था। दोनों पक्षों ने अक्टूबर 2024 में हुई 22वीं कोर कमांडर बैठक के बाद से हुई प्रगति पर संतोष जताया। यह माना गया कि भारत चीन सीमा पर शांति और स्थिरता बनी हुई है। भारत और चीन ने इस बात पर भी जोर दिया कि सीमा विवाद से जुड़े मुद्दों का समाधान कूटनीतिक और सैन्य संवाद के जरिए होना चाहिए। इसी क्रम में दोनों देश WMCC यानी वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन की बैठकों का इस्तेमाल भी करते रहे हैं। अब तक WMCC की 34 बैठकें हो चुकी हैं, जिनका उद्देश्य है सीमा पर संवाद बनाए रखना और किसी भी तरह की अप्रत्याशित घटना को रोकना। 2020 की गलवान घाटी की झड़प के बाद से ही भारत और चीन लगातार सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत करते रहे हैं। इन बैठकों का मकसद है कि तनाव को कम किया जाए और शांति कायम रखी जाए। खासकर बदलती विश्व व्यवस्था के बीच भारत और चीन दोनों टकराव को कम कर और सहयोग के ज्यादा अवसर तलाश रहे हैं। अखिलेश सुमन, DD न्यूज। और न्यूज नाइट के अंत में आपको छोड़ जाते हैं कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ। फटाफट अंदाज में आप देखिए इन खबरों को। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन 28 से 30 अक्टूबर तक तमिलनाडु के दौरे पर हैं। उपराष्ट्रपति आज तिरुपुर के वेलायुधसामी कल्याण मंडपम में एक सम्मान समारोह में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति ने लोगों को संबोधित किया। पदभार संभालने के बाद उपराष्ट्रपति की ये पहली तमिलनाडु यात्रा है। निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की शिकायतों और सवालों के त्वरित समाधान के लिए राष्ट्रीय मतदाता हेल्पलाइन 1950 और नई सुविधा बुक अ कॉल विद BLO की शुरुआत की। आयोग ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य एवं जिला स्तर पर हेल्पलाइन केंद्र सक्रिय किए गए हैं, जो सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक संचालित रहेंगे। आपराधिक मामलों के ट्रायल में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। कोर्ट ने इस बात के संकेत दिए कि एक निश्चित समय सीमा के अंदर आरोप तय करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट निचली अदालतों के लिए दिशा निर्देश जारी करने पर विचार करेगा। संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग ने मशीन टू मशीन सिम के स्वामित्व को एक सेवा प्रदाता से दूसरे सेवा प्रदाता को ट्रांसफर करने के लिए नया ढांचा जारी किया। अब तक M2M सिम के मालिकाना हक में बदलाव की कोई व्यवस्था नहीं थी। नए ढांचे के तहत कंपनियां अपने M2M सिम कार्ड को एक कंपनी से दूसरी कंपनी में बिना सेवा रोके बदल सकेंगी। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद ने महिलाओं के लिए नई शाखा जमातुल मोमिनात लॉन्च की। बहावलपुर में अंतर्राष्ट्रीय आतंकी मौलाना मसूद अजहर के ऑडियो भाषण में महिला ब्रिगेड के भर्ती, प्रशिक्षण और जिलेवार संगठन की रूपरेखा बताई गई। अजहर ने महिलाओं को वैश्विक जिहाद के लिए तैयार करने का ऐलान किया। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कमर कस ली है। लगातार क्लाउड सीडिंग के जरिए दिल्ली वासियों को प्रदूषण से राहत देने का काम जारी है। IIT कानपुर की सहायता से राजधानी में 2 बार क्लाउड सीडिंग ट्रायल किए गए। आने वाले दिनों में आर्टिफिशियल बारिश के और ट्रायल जारी रहेंगे। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के बीच देश की आर्थिक सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए RBI ने अहम कदम उठाया। बीते 6 महीने यानी मार्च से सितंबर 2025 के बीच RBI ने विदेशों में रखा अपना 64 टन सोना वापस भारत मंगवा लिया है। इससे पहले मार्च 2023 से अब तक RBI कुल 274 टन सोना विदेशों से भारत वापस ला चुका है। छत्तीसगढ़ के उत्तर बस्तर में सक्रिय रहे 21 माओवादियों ने 18 हथियारों के साथ पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने वाले सभी नक्सलियों का जंगलवार कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में रेड कार्पेट पर स्वागत किया गया। दिल्ली स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने बुधवार को अपना 105वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ने छात्रों को संबोधित करते हुए उर्दू भाषा की जमकर सराहना की। न्यूज नाइट के प्रायोजक